चलिए पुनः वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कैसे करें, किसी भी एग्जाम, किसी भी परीक्षा, चाहे दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी प्रकार का एग्जाम में सफलता प्राप्त कैसे करें, ये विद्यार्थियों के बीच में प्रश्न उठते हैं। सभी विद्यार्थियों को पता है कि ये तो समान बातें तो हमको पता है, पहले से पता है। प्रत्येक बातें समान ही होते हैं, कोई विशिष्ट होता नहीं। उसे अनुकरण नहीं करना तब वो विशिष्ट हो जाता है। शायद आप लोग ये सब सभी बातें से परिचित हैं पहले से, लेकिन आप शायद इसको अनुकरण नहीं कर रहे हैं, और अनुकरण नहीं कर रहे हैं इसलिए सफलताएं हासिल नहीं हो रही। अगर आप इतनी बातें, कोई साधारण बातें हैं, लेकिन अगर आप इतनी छोटी बातें को अगर आप अनुकरण कर लेते हैं अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सफलता हासिल कर लेंगे। जैसे तैयारी के क्रम में, किसी भी एग्जाम का तैयारी क्रम में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आता है कि क्या करना चाहिए। वैसे विद्यार्थियों के लिए जो प्रारंभ में तैयारी करना, तैयारी के संदर्भ में प्रारंभ में तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें तैयारी करना है, पढ़ना है, किसी भी परीक्षा के लिए एग्जाम देना है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए, और वैसे भी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रही है, उन्हें विषय वस्तु का समान जानकारी हो चुका है और सफलता हासिल नहीं हो रहा, वैसे भी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। और अगर आप जीवन में इसको मंत्र रूप के रूप में बनाए रखेंगे, अपने मानसिक चेतना में इसको बार बार रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो सफलता निश्चित तौर पे हासिल होगा। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं, सबसे पहले उन्हें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर जनरल कंपटीशन का है तो जनरल कंपटीशन, बिहार दरोगा में जाना है तो बिहार दरोगा में, स्नातक लेवल का अन्य एग्जाम है जिसे जनरल कंपटीशन के रूप में परिभाषित करते हैं, उसमें जाना है तो उसके लिए बीपीएससी में, बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज उसमें जाना है, या अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम जो होते हैं पीसीएस का, उसमें जाना है, तो उसके लिए कहने का मतलब है आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सबसे पहले है आत्मविश्वास बनाए रखना। इसका सीधा अर्थ है आत्मविश्वास बनाए रखना कि मुझे इस परीक्षा क्रैक करना है, मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है। कोई ऐसा आपको, आपके भाई हो, आपके पड़ोसी हो, ये दिग्भ्रमित करने प्रयास करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये इसमें उसी का होता है जो पूरा मन से पढ़ता है, जो उसको पहले से जानकारी है, पढ़ने में तेज है, ये सब भ्रांतियां आपके बीच में आएगी। आपको लोग, पड़ोसी, आस पड़ोस दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, इतने दिन से पढ़ रहा है, कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन आपको उस सब बातों को दरकिनार करना है, दिमाग में आत्मविश्वास बनाए रखना है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा, मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। दृढ़ संकल्प होना, कहने का मतलब हमको आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। दृढ़ संकल्प दोनों लगभग एक समान शब्द है, थोड़ा सा अंतर है। निरंतर एवं सतत प्रयास करना, प्रयास करते रहना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि जब एग्जाम आता है, उदाहरण में बरसात आती है तो आप देखते होंगे मेढक टर करना प्रारंभ कर देता है, वो पीला टाइप का जो मेढक होता है। आपको पीला टाइप का मेढक नहीं बल्कि ब्लैक मेढक बनना होगा। मतलब वो जो सभी दिनों में, सभी ऋतुओं में, सभी समय में वो मेढक मिलते हैं, आपको उस रूप में आना होगा। बरसाती मेढक नहीं बनना हो कि फॉर्म भरे, एग्जाम में 1 महीना बचा हुआ, तैयारी कर दिए, करना प्रारंभ कर दिए, एक किताब वो किताब, फलना से पूछे, चिलना से पूछे कौन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें खोल दिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं होती। इसका कारण है कि आप निरंतर सतत प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको सफलता के लिए निरंतर एवं सतत प्रयास करना होगा। पढ़ाई एवं तैयारी में निरंतरता बनाए रखना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि एक दिन वो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़े,
प्रत्येक दिन पढ़ना। अगर 2 घंटा पढ़ना है तो प्रत्येक दिन पढ़ना। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिए कल कुछ भी नहीं। 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा। कहने का मतलब है कि आपको प्रत्येक दिन समय निर्धारित कर लेना होगा कि हमको इतने घंटे टाइम है मेरे पास, हमको इतने घंटे पढ़ना है, तो प्रत्येक दिन पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ना है तो पहले ये टॉपिक पढ़ ले, पूरा समझ विकसित कर ले, तभी दूसरे टॉपिक पे जाए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा यहाँ पढ़े फिर आधा वहाँ पढ़े। तो उससे क्या होता है कि आपका न संपूर्ण तैयारी हो पाती है, ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है और आपको छूट जाता है और आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाते। आपको निरंतर तैयारी करते रहना होगा, समय के अनुसार कठिन परिश्रम करना होगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे हमने कई विद्यार्थियों से पूछा कठिन परिश्रम का क्या अर्थ है बताओ, तो बहुत लोग बोला खूब मन से पढ़ो, कड़ी मेहनत करो। लेकिन उसका सही जवाब उनको ये पता नहीं कठिन परिश्रम का मतलब क्या होता है। कठिन परिश्रम का मतलब होता है खूब पढ़ो नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि 24 घंटे सभी मनुष्य को, जितने भी हैं पृथ्वी जगत पे, सभी जीव प्राणी या मनुष्य हैं, सबके लिए 24 घंटे समय है। 24 घंटे में आप क्या करते हैं उसके लिए आपको रूटीन बनाना होगा। आप इतने बजे सुबह उठना है तो उठना है, इतने बजे से इतने बजे योगा करना है तो योगा करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ना है तो ये विषय पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे। अगर हम किसान परिवार से हैं तो खेत में काम करना है तो खेत में काम करने जाना है, इतने बजे से इतने बजे टीवी देखना है तो टीवी देखना है, इतने बजे से इतने बजे खेलना है तो खेलना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को एक समय में, दिनचर्या में बांधना होगा और उस अनुसार आपको काम करना होगा, आपको पढ़ना होगा। इसी का अर्थ है कठिन परिश्रम। अगर आप समय के अनुसार आप बांध लेते हैं अपने आप को तो किसी भी चीज, कितने बड़ी से बड़ी मंजिल हो, सफलता हासिल किया जा सकता है। आप सबसे पहले इसमें फोकस जरूर करें कठिन परिश्रम पे। आप रूटीन बनाएं, इतने बजे से इतने बजे ये विषय पढ़ना है, मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे तक रिवीजन करना है, 6 बजे से 15 मिनट योगा थोड़ा पीटी कर लेना है, बैठ के ध्यान कर लेना है, इतने बजे से नाश्ता कर लेना है, इतने बजे पेपर पढ़ लेना है, इतने बजे अगर हम काम करते हैं किसी ऑफिस में, किसान परिवार है, खेत में, मजदूर में, तो काम भी करना है तो इतने बजे काम पे चले जाएंगे। शाम को आएंगे तो अगर आप खेलते हैं, खेल में रुचि है तो इतने बजे से इतने बजे खेलने जाएंगे। कहने का मतलब जो समय आप निर्धारित कर रहे हैं उस समय में आपको वही काम करना है। उसी का अर्थ है कठिन परिश्रम। समय के अनुसार काम करना, पढ़ना, लगन होनी चाहिए। स्वयं के द्वारा माइक्रो नोट्स बनाना है। अगर क्या प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ विकसित हो रहा है तो स्वयं को नोट्स बनाइए। किसी दूसरे का नोट्स रटे का नकल करने का प्रयास नहीं कीजिए, उसको लेने का नहीं प्रयास कीजिए, उससे रटने का प्रयास नहीं कीजिए। स्वयं का नोट्स बनाइए। दूसरे का नोट्स को अगर आपको मिलता है तो उसका आधार ये देखिए कि कैसे नोट्स बना है, उससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। उसको सिर्फ मदद लीजिए, लेकिन स्वयं का माइक्रो नोट्स बनाइए संक्षिप्त में, जो आप समझ रहे हो, आपको रिवीजन में आसानी होगी। क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि क्रम में क्या नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए हमेशा विद्यार्थी को। दिग्भ्रमित नहीं होना है वैसे बातों से, वैसे बात से, वैसे शब्दों से, वैसे इंसान से जो आपको नेगेटिव विचार दे रहा हो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम तेज नहीं हो पढ़ने में, तो उस सब बातों को आपको दिमाग से निकाल देना होगा। दिग्भ्रमित नहीं होना होगा, आपको बचना होगा। आत्मविश्वास बनाए नहीं खोना है, मतलब आत्मविश्वास बनाए रखना। एक विषय के लिए एक से अधिक प्रमाणित पुस्तक एवं गाइड नहीं पढ़ना। अगर आप इतिहास का की तैयारी कर रहे हो, समान अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय का, तो एनसीईआरटी पुस्तकें उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत से मार्केट में किताबें आ गई है, उसका कवर देखकर बहुत आकर्षक होता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रमाणिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जिसने लिखा है वो खुद अपनी कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखा है। इसलिए और अधिक किताब पढ़ने से संपूर्ण तैयारी नहीं होती है। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा एक विषय के लिए एक से अधिक प्रमाणित पुस्तक एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, एक से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है कई पुस्तकों को पढ़ने से बेहतर है कि एक पुस्तकों को कई बार पढ़ा जाए।
पीटी एग्जाम का मॉडल सेट नहीं बनाना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि प्रीवियस ईयर बना लिए, अब उनको लगा कि हमारा प्रीवियस ईयर से तैयारी हो गई है, अब इसको हम जानते हैं, हमको सब कुछ पता है, तो वो मॉडल पे जाते हैं। और मार्केट में कई प्रकार के मॉडल सेट उपलब्ध है, उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मॉडल सेट बनाते हैं तो आपकी सफलता दूर जाएगी, ना कि आपकी सफलता नजदीक जाएगी। इसलिए पीटी एग्जाम के लिए मॉडल सेट बनाने से हमेशा बचे, कोशिश करें कि ना बनाएं। वैसे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं पढ़ाता हो। बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनको खुद विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते। सीधा मुगल वंश का संस्थापक बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया, बस दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। क्यों किया, करने का उद्देश्य क्या था, वो करने के क्रम में प्रक्रिया क्या अपनाया, क्या उसका कोई सिद्धांत थी, उस पर के दीन इलाही धर्म की स्थापना किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मैं जो कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़ाता हूँ वैसे कोचिंग संस्थान से में पढ़ना है। अगर जो बाहर में पढ़ते हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए वैसे मार्गदर्शक एवं शिक्षक से मार्गदर्शन नहीं लेना है जिसे किसी विषय का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो। मैंने यूट्यूब पे देखा था, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, अशोक के धम्म नीति के बारे में पढ़ा रहे थे, तो मैंने उसके बारे में सुना, तो उसमें जो लगा कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं बता रहे हैं कि अशोक की धम्म नीति ने क्यों अपनाया। अशोक उन्होंने कहानी ये बता रहे थे कि काफी ये कलिंग युद्ध में नरसंहार हुआ था, तो काफी महिलाएं बच्चे मर गई थी, पुरुष भी मर गया, तो पुरुष को देखकर अशोक को ये मन कुंठित नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बच्चियां को और महिलाएं को देखे तो उसके मन में कुंठित हुआ, करुणा की भाव उत्पन्न हुई और इसलिए धर्म अपना लिया। अरे भाई, धर्म नीति ही क्यों अपनाया? प्रश्न यह है कि अशोक ने धर्म नीति क्यों अपनाया और दूसरी नीति क्यों नहीं अपनाया। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, उनको खुद ये इच्छा का मंत्र या बेड़ने का मंत्र ग्रामीण भाषा में नहीं पता है, जानकारी वो चलते हैं साफ तो मंत्र झाड़ में और विद्यार्थियों को ऐसे कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो भविष्य में जो कमीशन लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो स्नातक स्तरीय एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के क्रम में वो गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन है। अब वहाँ पे ये नहीं ऑप्शन में रहेगा कि काफी महिलाएं और बच्चे की नरसंहार हुआ, बच्चे महिलाएं अधिक मर गई इसलिए अशोक ने धर्म अपना लिया, ये ऑप्शन में नहीं रहे। अशोक ने धर्म नीति क्यों अपनाया, उसके कई कारण थे, उद्देश्य थे, पृष्ठभूमियां थी। तो कहने का मतलब है कि वैसे मार्गदर्शक एवं शिक्षक से मार्गदर्शन नहीं लेना है जिससे जिनको खुद पता नहीं कॉन्सेप्ट विषय। हाँ, दुकान चलाने के लिए बहुत लोग दुकान चला रहे हैं, दुकान चलाने के लिए उस तरह का बता देते हैं, विद्यार्थी भी आकर्षित हो जाते हैं, इन्हें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन आप अगर बुक में जाएंगे, प्रमाणित किताब में पढ़ेंगे अशोक की धर्म नीति क्या थी और क्यों अपनाया था, तो आपको समझ में आएगा कि जो मार्गदर्शक हैं बताने वाले और इसमें कितनी अंतर है। तो मैं विद्यार्थियों को सलाह देता हूँ वैसे मार्गदर्शक शिक्षक से मार्गदर्शन नहीं लेने से बचें जिसे किसी विषय का कॉन्सेप्ट पता नहीं। सफलता के लिए बाधाएं, सफलता के लिए बाधाएं क्या है? इच्छा में कमी होना, आलसी होना और समय को महत्व नहीं देना। मुख्य बाधाएं ये मात्र 3 बाधाएं हैं। अगर इच्छा में, अगर आप में इच्छा है और आप आलसी नहीं है और समय को आप महत्व देते हैं कि नहीं 24 घंटा समय है, इसमें रूटीन बनाना, ये करना है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों बिंदु को फॉलो नहीं करते हैं तो ये सफलता के लिए बाधा है। सफलता के लिए बाधाएं नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी, आस पड़ोस ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी बहुत सा ऐसा देखे हैं, बहुत लोगों से सुने भी हैं कि वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ इसीलिए हम सफल नहीं हो सकते, गरीब विद्यार्थी हूँ। बहुत ऐसे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दरोगा नहीं बन सकते हैं, यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही पढ़ेगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराएगा, मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं करा सकता हूँ। बहुत से ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि मैं पटना, दिल्ली एवं अन्य शहर में जाकर एवं रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ इसलिए हम सफल नहीं हो सकते। ऐसी बातें नहीं है कि पटना, दिल्ली एवं अन्य शहर में जाएंगे तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पिता किसान हैं, मजदूर हैं,
इसलिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। मैं काम करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ये सब वो सफलता का बाधाएं मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सफलता की बाधाएं नहीं है, कदापि नहीं है, क्योंकि मैं इसका सुंदर उदाहरण हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं जीवन में कृषि से संबंधित बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे हल जोतना, बोझा ढोना, मूड़ी कबाड़ना, जितने भी किसान से संबंधित काम है, एक मजदूर से संबंधित काम है, वो सारे काम को मैंने किया है और आज भी मैं उस काम से परिचित हूँ। अगर अभी भी कोई मुझसे वो काम करना चाहे कि आप एक हल बैल से जोत सकते, तो मैं अभी भी जोत सकता हूँ। तो ये मेरा मानना है कि सफलता के लिए गरीबी, पैसा नहीं होना, बड़े बड़े कोचिंग एडमिशन में नहीं जाएंगे, पटना दिल्ली में नहीं रह पा रहे इसलिए हम नहीं पढ़ पाएंगे। मैं गाँव में रहता हूँ इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे। हम किसान मजदूर का बेटा है इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे। मैं काम करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हम ऑफिस में काम करते हैं, इतना समय देते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी धारणाएं हैं, लेकिन ये धारणाएं दिमाग से निकाल दें। ये सफलता के लिए बाधाएं नहीं है, कदापि नहीं है। अगर आपके पास अच्छे मार्गदर्शक है, आपको दिशा निर्देश मिल रहा है और आप इस बातों को फॉलो कर रहे हैं, कठिन परिश्रम करना, जो समय के अनुसार आप अपने को आपको बांध लिए हैं और इच्छा में कमी होना, इच्छा को बनाए हैं, आलसी समाप्त कर रहे हैं और समय को आप महत्व दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन में सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, न आग्रह है कि जीवन में आप इसे मूल मंत्र के रूप में बनाए रखें और इसे बार बार दिमाग में लाएं कि ये करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाधाएं क्या है, क्या नहीं बाधाएं। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो निश्चित तौर पे आपको सफलता हासिल होगी। और अब जो आपको अगले क्लास में विषय बार बताया जाएगा कि आप कैसे पढ़ें। इतिहास में, अगर इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, संविधान में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, जितने भी विषय हैं सिलेबस में समान अध्ययन के, प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, सभी विषय को आपको विषय बार, टॉपिक बार बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आज का वीडियो अच्छा लगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के क्लास में आप लोगों ने समय दिया, मेरा चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अब आपको मुख्य बिंदु की पढ़ाई के विषय पे हम पढ़ाएंगे और पढ़ाई क्रम में मैं पीटी भी और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी के संदर्भ में आपको बताया जाएगा, विषयवार बताया जाएगा। गणितीय विधि से जितने भी विषय पढ़ाए जाएंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल हो, संविधान हो, इंटरनेशनल हो, सभी विषय की तैयारी आपको पीटी एवं मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी रेखा गणित, गणितीय विधि के अंतर्गत रेखा गणित विधि की तैयारी से कराया जाएगा। विकासात्मक रूप में तैयारी करवाया जाएगा ताकि आपको रटने की प्रवृत्ति से आप बच सके और आप में समझ विकसित हो और आप स्वयं की बुक में भी पढ़कर आप उसको अनुकरण कर सके। इस आधार पे आपको तैयारी कराई जाएगी। अगले वीडियो के लिए आप तब तक इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।